हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू माय चैनल। आज का एडिटोरियल पूरी तरह से इकोनॉमी बेस्ड है। भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के आज का ये एडिटोरियल है। देखते हैं बैक टू द फ्यूचर। ये कहने का मतलब एडिटोरियल इस पे बेस्ड है कि जब से हम लोगों का लॉकडाउन लगा था कोविड के टाइम में, उस समय क्या था, पूरी इकोनॉमी पूरी तरह से बिगड़ गई थी। तो अभी जो लॉकडाउन के बाद सारे सिचुएशंस नॉर्मल हो रहे हैं, तो उसके बाद जो इकोनॉमी फिर से एक पटरी पर आ रही है, एक तरह से फिर से नॉर्मल सिचुएशन की तरफ मूव कर रही है, उसी के बारे में आज का आर्टिकल है। तो लिखा है बैक टू द फ्यूचर, यानी भविष्य की ओर वापसी। बैक मतलब जाना, फ्यूचर मतलब आगे आने वाले टाइम, फ्यूचर के लिए क्या फिर से वापसी हो रही है, एक तरह से फिर से इकोनॉमी हमारी एक सही पटरी पे आ रही है। ऑन रीबाउंड ऑफ इंडियन इकोनॉमी। रीबाउंड कहने का मतलब किसी चीज़ को दोबारा अच्छे सिचुएशन में रिबाउंड करना। फिर से किसी किसी चीज़ को हम मारते हैं तो फिर टक्करा करके वापस आती है। तो कहने का मतलब क्या, फिर से वो वापस अच्छे सिचुएशंस में आ रही है इंडियन इकोनॉमी। उसी को लेकर के आर्टिकल करें कि द इकोनॉमी मे हैव इमर्ज्ड फ्रॉम द वुड्स बट चैलेंजेस लूम। कह रहा है कि इकोनॉमी में हैव इमर्ज, जो हमारी जो अर्थव्यवस्था हो सकता है कि इमर्ज। इमर्ज कहने का मतलब उभर के सामने आना, निकलना। फ्रॉम वुड्स एक फ्रेजल वर्ब होता है, आउट ऑफ द वुड्स का। वुड्स का लिटरल मीनिंग क्या होता है? वुड्स मतलब जंगल, यानी जंगल से बाहर निकल। अगर यहाँ पे फिगरेटिव मीनिंग निकाले तो क्या होगा, यहाँ पे एक तरह से खतरे से बाहर आना। तो इकोनॉमी भले ही एक तरह से खतरे से बाहर आ गई है, बट चैलेंजेस लूम, लेकिन अभी भी खतरा मंडरा रहा। अभी भी जो इसके पास जो चैलेंजेस है अभी भी लूम है, एक तरह से अभी अच्छे सिचुएशंस में पूरी तरह से जिसको बोल सकते हैं 100% सही तरीका से अभी नहीं है। अभी भी इस पर चैलेंजेस अभी मंडरा रहे हैं, अभी खतरा मंडरा रहा है। तो हालांकि ये खतरा से पहले जो जितना वर्स्ट सिचुएशन में चल रही थी लॉकडाउन के टाइम में इकोनॉमी, हालांकि उस खतरे से बाहर आ गई है, लेकिन अभी भी इसके पास बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अब प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। करें कि आफ्टर 2 quarters ऑफ अ शार्प कॉन्ट्रैक्शन, इंडियाज इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड टू हैव rebounded आउट ऑफ ए टेक्निकल रिसेशन टू रिकॉर्ड फीबल ग्रोथ इन अक्टूबर दिसंबर 2020 period with GDP rising by 0.4% and GVA by 1%। करें कि आफ्टर 2 quarters ऑफ अ शार्प कॉन्ट्रैक्शन, यानी दो क्वार्टर के बाद, यानी शार्प कॉन्ट्रैक्शन करने का मतलब एक तरह से मंदी। कॉन्ट्रैक्शन का लिटरल मीनिंग क्या होता है? एक संकुचन, एक कोई चीज़ सिकुड़ जाता है, ठीक है। तो 2 क्वार्टर के बाद, मतलब जो फिनेंशियल क्वार्टर होता है, 2 फिनेंशियल क्वार्टर के शार्प कॉन्ट्रैक्शन के बाद, उसमें बहुत ज़्यादा मंदी के बाद क्या हुआ, इंडिया इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड टू हैव रिबाउंड। मतलब 2 क्वार्टर में बहुत ज़्यादा मंदी थी, उसके बाद क्या हुआ, इंडिया की जो इकोनॉमी है इज एस्टिमेटेड, आंकड़ा बताया निकाला जा रहा है, टू हैव रिबाउंडेड। रिबाउंडेड कहने का मतलब वो फिर से थोड़ा बहुत पटरी पे आई है, फिर से थोड़ा बहुत सही सिचुएशन में आई है, आउट ऑफ ए टेक्निकल रिसेशन। टेक्निकल रिसेशन से बाहर होकर के फिर से वो थोड़ा नॉर्मल सिचुएशन पे ही है। लेकिन एक होता है रिसेशन मतलब मंदी, एक होता है कि अपने स्वतः बहुत सारा कुछ कारणों से आ जाता है, खुद से मंदी आ जाता है। एक टेक्निकल रिसेशन कहने का मतलब जो लाया गया हो मंदी। यहाँ पे मंदी किसकी वजह से है? लॉकडाउन की वजह से, कोविड वगैरह के चलते सारी चीज़ें ऐप नॉर्मल हो गई थी। तो उस केस में एक तरह से बोला जा सकता है कि मंदी लाया गया। तो उसको लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं? टेक्निकल रिसेशन। तो यही बोलना है कि 2 क्वार्टर के बहुत शार्प कॉन्ट्रैक्शन के बाद, बहुत ज़बरदस्त मंदी के बाद, ये जो टेक्निकल रिसेशन आया था, उससे हमारी जो इंडियन इकोनॉमी अब थोड़ा क्या हो रही है, लग रहा है कि एस्टिमेट किया जा रहा है, कि आंकड़ा निकाला जा रहा है, कि अनुमान लगाया जा रहा है कि एक रिबाउंड सिचुएशन में आई है, एक थोड़ा सा बेहतर सिचुएशन में आई है। टू रिकॉर्ड फीबल ग्रोथ इन अक्टूबर टू दिसंबर पीरियड। ये भी जो अक्टूबर से लेकर के दिसंबर का जो टाइम पीरियड था, उसमें जो जो भी फेबल फेबल मतलब थोड़ा सा कमज़ोर, उतना मजबूत नहीं, जो फेबल ग्रोथ था उसको थोड़ा सा रिकॉर्ड किया गया है, और ये पता चल रहा है कि थोड़ा सा अच्छा सिचुएशन में आई है। विथ जीडीपी राइजिंग बाई 0.4% एंड जीवीए बाई 1%। जीडीपी से हम लोग क्या, हमारे किसी भी कंट्री के उसकी इकोनॉमी को मापा जाता है, उसकी अर्थव्यवस्था को, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से मापा जाता है। हालांकि एक बहुत ब्रॉडर टॉपिक है, वी कांट डिस्कस इन दिस पैसेज। विथ जीडीपी राइजिंग बाई 0.4%, मतलब जीडीपी क्या 0.4% से राइज हुई है, बढ़ी है। एंड जीवीए का होता है ग्रॉस वैल्यू एडेड। ग्रॉस वैल्यू एडेड हमारे इंडिया में बहुत सारी ऐसे सेक्टर हैं। अगर मान लेते हैं किसी खास पार्टिकुलर सेक्टर की बात की जाए, तो उस पार्टिकुलर सेक्टर के द्वारा कितना उसमें वैल्यू एडेड हुआ, कितना मार्केट में उसका वैल्यू आया हुआ है, उससे कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ, डेट्स कॉल्ड जीवीए। तो ये जो जीडीपी में हमारा 0.4% इंक्रीजमेंट हुआ है,
जीबीए भी क्या 1% से अप हुआ है। तो ये सारी बातों को देख करके ये पता चला जीडीपी में ग्रोथ, जीबीए में थोड़ा सा राइज हुआ है, ठीक है। और अक्टूबर से लेकर के दिसंबर में जो देखा गया कि थोड़ा सा फेवरेबल ग्रोथ हुआ है, तो इससे ये पता चल रहा है कि जो हमारी जो इकोनॉमी है थोड़ा सा रिबाउंड हुई है। और टेक्निकल जो रिसेशन था, जो हमारी लॉकडाउन के टाइम जो एक हम जानबूझ करके एक रिसेशन लाए थे, उससे थोड़ा सा हमको निजात मिला है, थोड़ा सा रिबाउंड वाले सिचुएशन में हमारी भारत की इकोनॉमी आई है। द ओवरऑल नंबर आर नॉट सरप्राइजिंग। ये जो आंकड़े हम लोग देख रहे हैं 0.4% एंड 1% लाइक दैट, तो इस तरह का जो नंबर है, ये जो ओवरऑल नंबर की बात करें, ये पूरी तरह से सरप्राइजिंग नहीं है, आश्चर्यजनक वाली बात नहीं कि हम लोग बहुत ज़्यादा ग्रोथ कर लिए हैं, ठीक है। जस्ट एज द शॉर्ट नोटिस पैंडमिक लॉकडाउन एंड द सबसेक्वेंट केस सर्ज took the wind out of mobility and economic activity in the first half of the fiscal year। कह रहा है कि जस्ट एज द शॉर्ट नोटिस, हम लोगों को क्या किया गया था, एक बहुत ही बड़ा सा, एक छोटा सा नोटिस दे करके एक लॉकडाउन लगा दिया गया था। पैंडमिक मतलब वैश्विक महामारी, मतलब एक शॉर्ट नोटिस के तौर पे हम लोगों को क्या मिल गया था, एक लॉकडाउन मिल गया था, पैंडमिक का लॉकडाउन हो गया था। एंड द सबसेक्वेंट मतलब उसके बाद क्या हुआ, सबसेक्वेंट केसेस सर्ज टुक द विंड ऑफ द मोबिलिटी एंड इंडियन। और उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या परिणाम देखने को मिला, लॉकडाउन के बाद क्या मिला, सर्ज मतलब बढ़ना, टुक द विंड आउट ऑफ मोड, टुक द विंड आउट ऑफ एक फ्रेजल वर्ब बोल सकते हैं, टेक द विंड आउट कहने का मतलब किसी चीज़ को बहुत ही कमजोर कर देना, एक होता है ना किसी चीज़ की हवा निकाल दो, तो उस तरह से वो सेंस लगाया जा सकता है, फिगरेटिव मीनिंग यहाँ पे लगा सकते हैं कि लॉकडाउन के बाद जो सबसेक्वेंट केस हुआ, उसके बाद का जो क्या सीन हुआ, उसने क्या किया, सर्ज द टुक द विंड ऑफ मोबिलिटी एंड इकोनॉमी। जो भी हमारी जो एक मोबिलिटी थी, चाहे इंडिया इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, उसको क्या करते पूरी तरह से कम ला दिया, उसकी जो एक मूवमेंट था, उसकी जो रफ्तार थी, उसमें वो कमी ला दिया, ठीक है। इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फिजिकल ईयर, जो फिजिकल ईयर का जो पिछला जो वाला फर्स्ट फिजिकल ईयर था, उसमें क्या हुआ, बहुत ही तरह से एक तरह से पूरी तरह से उसको कमज़ोर कर दिया। द अनलॉकिंग फेज दैट वाज लार्जली कंप्लीट बाई लेट सितंबर। और उसके बाद की बात करें, जो अनलॉकिंग का पीरियड कब से चला था, सितंबर के बाद तक, सितंबर के लास्ट तक पूरी तरह से अनलॉक हो गया था। और उसके पहले की बात करें, जब लॉकडाउन पूरी तरह से लॉकडाउन था, बाद में तो धीरे धीरे अनलॉकिंग हुआ, तो उस टाइम क्या हुआ था, पूरी तरह से हम लोगों की जो इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, पूरी तरह से उसमें कमी आ गई थी। करें कि ब्रॉट बैक टू द सेम्बलेंस ऑफ। अब इसके बाद किसके बाद, जब हमारा लेट सितंबर के बाद से थोड़ा सा अनलॉकिंग फेज शुरू हुआ, मतलब धीरे धीरे सब कुछ खुलने लगा, तो उसके बाद से क्या हुआ, हमारा जो एक नॉर्मल कंडीशन में फिर से हम लोग वापस है। सेम्बलेंस कहने के बाद एक नॉर्मल सिचुएशन बोल सकते हैं, नॉर्मल जो भी हम लोग का एक जो नॉर्मल कंडीशन था, उसमें हम लोग फिर से वापस आ गए विथ पेंटअप एंड फेस्टिवल डिमांड, स्प्रिंग स्पेंडिंग एंड हेल्पिंग रिबूट द प्रोडक्शन है। पेंटअप कहने का मतलब एक दबा हुआ, पेंटअप डिमांड, पेंटअप डिमांड करने का मतलब लोगों में क्या था, लॉकडाउन था, लोगों के पास पैसा नहीं था, वो लोग खर्च नहीं कर पा रहे थे, उनके अंदर एक होता है दबा हुआ एक पेंटअप, जैसे फीलिंग है आपके अंदर बहुत दबी, उसको पेंटअप फीलिंग बोला जा सकता है। तो जो चीज़ दबी हुई है, जो बाहर नहीं आ रही, तो उसको पेंटअप बोला जाता है विथ। अब ये जो लॉकडाउन था पूरी तरह से अनलॉक फेज में कब हो गया, सितंबर के लास्ट महीने तक, ठीक है। तो उसके बाद से क्या हो गया, धीरे धीरे लोग अब फिर बाहर आने लगे, लोगों का डिमांड बढ़ने लगा, पैसा खर्च करने लगे, तो नॉर्मल सिचुएशन में आ गए विथ द पेंटअप एंड फेस्टिवल डिमांड। जो भी लोगों के अंदर दबी हुई एक तरह से डिमांड था, उस फेस्टिवल के जरिए सामने आया, फेस्टिवल जैसे आया, फेस्टिवल का सीजन आया, लोग खर्च करना शुरू किए, स्पेंडिंग करना शुरू किए एंड हेल्पिंग। और इससे क्या हुआ, हेल्पिंग रिबूट प्रोडक्शन है। और इसके वजह से जो प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन में भी क्या हुआ, एक तरह से उछाला, एक तरह से वृद्धि आया। लोग जब लोगों की डिमांड बढ़ने लगे, लोगों पैसा खर्च करने लगे फेस्टिवल्स को लेकर के, बहुत सारी चीज़ें अनलॉक हो गई, सब कुछ खुल गया, सब नॉर्मल सिचुएशन पे आ गया, तो फिर से प्रोडक्शन लाइन में फिर से वृद्धि होने लगी। आगे मूव करते हैं। करा कि एग्रीकल्चर रिमेंड द रिसिलियंट बुलवर्क in the third quarter as well, with the farm GVA rising by 3.9% after being the sole sector to clock growth in preceding 2 quarters। करा कि एग्रीकल्चर सेक्टर की यहाँ पे बात हो रही है, कृषि क्षेत्र की बात हो रही है। रिमेन द रिसेलियंट बुलवर्क, बुलवर्क कहने का मतलब एक होता है ना मजबूत दीवार की तरह खड़ा रहना। रिसेलियंट कहने का मतलब आपको एक लिटरल मीनिंग देखा जाए तो रिसेलियंट कहने का मतलब आपको कितना भी चोट लग जाए, कितना भी हार जाओ, लेकिन फिर से उठ खड़ा हो, तो डेट इज़ डिफाइनिंग एज द रिसेलियंट। तो ये बोला कि जो एक एग्रीकल्चर सेक्टर ही था, जो कि क्या था, एक रिसेलियंट बुलवार्क की तरह था, इसमें एकदम मतलब दृढ़ से खड़ा रहा, एकदम एक मजबूत दीवार की तरह बना रहा। इन द थर्ड क्वार्टर एज वेल, तीसरे क्वार्टर में भी विथ फॉर्म
जीबीए राइजिंग, इसमें जीबीए में कितना राइज करा है, एग्रीकल्चर सेक्टर 3.9% की बढ़ोतरी हुई जीबीए में एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर के। आफ्टर बीइंग सोल सेक्टर, सोल मतलब क्या, अकेला सेक्टर टू क्लॉक ग्रोथ इन प्रीसीडिंग 2 क्वार्टर, मतलब यही एक ऐसा एग्रीकल्चर सेक्टर था जिसके पहले प्रीसीडिंग मतलब पहले 2 क्वार्टर में भी इसमें ग्रोथ देखने को मिला। मतलब एक ही ऐसा ही सेक्टर था एग्रीकल्चर सेक्टर जिसमें पहले के 2 क्वार्टर में भी क्या ग्रोथ देखने को मिला, जीबीए में भी इसमें ग्रोथ मिला, और तीसरे क्वार्टर में तो ये क्या बना रहा, एक तरह से मजबूत दीवार की तरह खड़ा रहा, एक बहुत ही सपोर्टिव रहा हमारे इकोनॉमी के लिए। Manufacturing and construction resurfaced from a collapse to expand 1.2% and 6% respectively। करें कि जो मैन्युफैक्चरिंग की बात करें चाहे कंस्ट्रक्शन सेक्टर की बात करें तो रीसर्फेस कहने का मतलब फिर से दोबारा सतह पे आना, सरफेस पे आना। फ्रो में कोलैप्स कहने का मतलब कोलैप्स कहने में जो ढह गया गिर गया हो, मतलब उसका सिचुएशन बहुत ही ख़राब हो गया। तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन की बात की जाए तो ये लोग क्या फिर से दोबारा ये जो सेक्टर थे दोबारा सरफेस पे आए, जो कि पहले क्या थे पूरी तरह से कोलैप्स हो चुके थे लॉकडाउन पीरियड में। टू एक्सपेंड 1.2% एंड 6% रेस्पेक्टिवली, यानी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 1.2% एक तरह से बोल सकते ग्रोथ हुआ, कंस्ट्रक्शन में 6% का ग्रोथ हुआ। बोथ दीज सेक्टर्स हैव बीन अंडर स्ट्रेस इवन बिफोर पैंडेमिक। ये जो दोनों सेक्टर हैं मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जो सेक्टर्स हैं वो क्या रहे थे अंडर स्ट्रेस, बहुत ही दबाव में रहे थे, बहुत ही परेशानी में रहे थे। इवन बिफोर द पैंडेमिक नहीं भी हुआ था तो उसके पहले भी ये दोनों सेक्टर क्या थे, थोड़ा वीक पड़ गए थे, थोड़ा सा स्ट्रेस में थे, दबाव में थे। पोस्टिंग करने का मतलब दर्शाते हुए दिखाते हुए कॉन्ट्रैक्शन स्टार्टिंग फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड क्वार्टर ऑफ 2020। अब इससे पता क्या चल रहा है कि अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्शन देखा जाए अभी जो मंदी आई हुई है इस सेकेंड और थर्ड क्वार्टर से भी ये क्या पता चल रहा है कि इन सारे जो 2 सेक्टर हैं इसमें भी मंदी आई है। सेकेंड और थर्ड क्वार्टर को जब शुरू हुआ उससे भी ये पता चल रहा है कि इन दोनों सेक्टर में मंदी आई हुई है। मंदी पैंडेमिक से पहले तो इसमें तक स्ट्रेस में थे ही, लेकिन सेकेंड और थर्ड क्वार्टर की बात करें तो उसमें भी क्या कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है। Despite the center's push on government spending, public administration, defense and other services contracted 1.5% last quarter। कह रहे हैं कि डिस्पाइट मतलब के बावजूद, सेंटर्स पुश कहने का मतलब किसी को धक्का देना, सपोर्ट करना, यहाँ पर सपोर्ट करने का सेंस में आएगा, ठीक है, किसी को आगे ले जाने की कोशिश करना। डिस्पाइट द सेंटर पुश, सेंटर के केंद्र सरकार के द्वारा एक सपोर्ट मिला गया, पुश दिया गया ऑन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, जो सरकार की जो खर्च हैं किस चीज़ पे खर्च की थी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कहने का मतलब प्रशासनिक सेवा, प्रशासन को लेकर के, डिफेंस के सेक्टर में खर्च किया गया एंड अदर सर्विस, दूसरे सर्विस में। उसके बावजूद भी क्या देखने को मिला 1.5% का कॉन्ट्रैक्शन लास्ट क्वार्टर में देखने को मिला। बोला है सेंटर ने क्या कि इन सारे क्षेत्रों में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, डिफेंस हो गया, अदर सर्विस में क्या की एक तरह से सपोर्ट दी खर्च करके, मतलब उन पर बहुत सारा खर्च की ताकि उनको एक सपोर्ट मिल सके। उसके बावजूद भी क्या मिला हमको 1.5% का कॉन्ट्रैक्शन मिला, एक तरह से मंदी मिली, एक कमी देखने को मिला। हाउएवर हालांकि इन्वेस्टमेंट डिमांड इज एस्टिमेटेड टू हैव रीबाउंडेड, हालांकि ये जो इन्वेस्टमेंट डिमांड है, जो लोग इन्वेस्ट करते हैं, जो अपना पैसा किसी फील्ड में लगाते हैं, जो इन्वेस्ट करते हैं, उसका जो डिमांड एस्टिमेट उसका आकलन किया गया है, क्या वो भी बताया गया है कि रिबाउंड किया है, उसमें भी थोड़ा सा बढ़ोतरी, उसका भी थोड़ा सिचुएशन अच्छा हुआ है। विथ फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन पोस्टिंग पॉजिटिव मोमेंटम आफ्टर सेवरल क्वार्टर, मतलब जो फिक्स्ड कैपिटल है एक तरह से उन लोगों की जो पूंजी है, संपत्ति है, वो क्या है पोस्टिंग पॉजिटिव मोमेंटम, एक तरह से उनका एक अच्छा खासा रफ्तार, मोमेंटम का क्या संवेग बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे सेंस क्या है एक रफ्तार से है, एक पॉजिटिव रफ्तार देखने को मिला है उनकी जो पूंजी में आफ्टर सेवरल क्वार्टर, मतलब बहुत सारे क्वार्टर्स के बाद, ठीक है। ये देखा गया कि जो इन्वेस्टमेंट में डिमांड था वो क्या है रिबाउंड किया है, अपने अच्छे सिचुएशंस में आया हुआ है। किसके साथ उन लोगों की जो पूंजी थी उसमें भी देखा गया है कि क्या उसमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिला है। और ये बात किसके वजह से हुआ है, ड्रिवन मतलब एक तरह से चालित होना, किसके वजह से हुआ है, परहैप्स बाई पब्लिक स्पेंडिंग, इसके वजह से हुआ है कि अब
लोग खर्च करना शुरू कर दिया, लोग अपना पैसा लगाना शुरू कर दिया। लॉकडाउन में तो पूरी तरह से सिचुएशन वर्स्ट हो गया था। अभी के टाइम में क्या, जब लॉकडाउन ख़त्म हुआ तो लोगों ने अपना पैसा खर्च करना शुरू किया, उन लोगों की डिमांड बढ़ गई। सिचुएशन ये था कि लॉकडाउन के पीरियड में कोई इन्वेस्ट करना नहीं चाह रहा था, क्योंकि सिचुएशन काफ़ी अजीब थी ना, उसमें प्रॉफिट का कोई चांस नहीं था, सारे चीज़ बंद पड़े थे, तो इन्वेस्टमेंट ही पूरी तरह से डिस्टर्ब था। तो इन्वेस्टमेंट का जो डिमांड है अब ये बताया जा रहा है कि रिबाउंड हो गया है, थोड़ा अच्छा हुआ है। उसकी जो पूंजी, उन लोगों की जो एक इन्वेस्टमेंट करने की जो प्रक्रिया, जो कैपिटल है, उसमें भी एक रफ्तार पकड़ी है बहुत सारे क्वार्टर्स के बाद। और ये सब किसके वजह से हुआ है? लोगों की स्पेंडिंग की वजह से। लोग पूरी तरह से सामने आ गए, सब कुछ खुल गया, लोग स्पेंड करना शुरू कर दिया और ये सारी चीज़ें सुधर रही है। मोस्ट वरंगली सबसे चिंताजनक वाली बात क्या है? रिटेल, जो खुदरा जो खुदरा सेक्टर है, ट्रेड जो व्यापार, होटल्स है, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो संचार का साधन है, कॉन्ट्रैक्टेड बाई 7.7%। सबसे वरिंगली, सबसे द मोस्ट वरिंग पार्ट क्या है यहाँ पे, कि जो रिटेल का जो फील्ड है, ट्रेड का जो क्षेत्र है, होटल्स, ये सारी चीज़ों में क्या सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन, एक तरह से 7.7% का कॉन्ट्रैक्शन देखने को मिला है, मंदी देखने को मिला है। आगे मूव करते हैं। करें कि डिस्पाइट द Q3 क्वार्टर थ्री अपटिक, अपटिक का कहने का मतलब थोड़ा सा वृद्धि, थोड़ा सा हल्का वृद्धि होना। डिस्पाइट द Q3 मतलब हालांकि जो क्वार्टर थ्री में थोड़ा सा वृद्धि देखने को मिला है, उसके बावजूद द सेकेंड एडवांस एस्टिमेट्स ऑफ नेशनल इनकम फॉर द ईयर प्रोजेक्ट एंड 8% कॉन्ट्रैक्शन इन GDP वाइडर देन 7.7% एस्टिमेटेड इन जनवरी। यानी कि जो मतलब Q3 क्वार्टर थ्री में थोड़ा सा वृद्धि देखने को मिला है, उसके बावजूद सेकेंड एडवांस एस्टिमेट मतलब दूसरा जो एक एडवांस मतलब क्या, पहले बोल सकते हैं अग्रिम, जो दूसरा एक एडवांस एस्टिमेट किया जा रहा है नेशनल इनकम को लेकर के फॉर द ईयर प्रोजेक्ट एट 8% कॉन्ट्रैक्शन इन GDP वाइडर देन द 7.7% एस्टिमेटेड। ये कहने का मतलब बोला है कि जो पहले अग्रिम एक होता है ना, एक प्रिडिक्शन लगा है, बहुत सारी एक संस्थाएं होती हैं जो प्रिडिक्ट करती हैं कि GDP क्या हो सकता है, अगले क्वार्टर में GDP का क्या ग्रोथ हो सकता है, तो एक एस्टिमेशन लगाया जाता है, प्रिडिक्शन। बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो ये सब करती हैं। तो सेकंड जो एक एस्टिमेट लगाया गया था नेशनल इनकम को लेकर के, जो जनवरी में क्या दर्शाया था कि इसका कॉन्ट्रैक्शन 7.7% है, लेकिन फिर से अगर इसका दोबारा से रिवाइज अगर किया गया तो देखा गया क्या GDP में 8% का कॉन्ट्रैक्शन है, जो कि क्या पहले वाले से ज़्यादा है, वाइडर मतलब क्या, एक तरह से ज़्यादा है। दिस में पार्टली बी ड्यू टू द NSO का नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है, रिवाइजिंग द फर्स्ट क्वार्टर GDP श्रिंकेज टू 24.4% फ्रॉम 29.9 कैलकुलेटेड एरिया। अब देखिए थोड़ा सा डेटा में कुछ एक मिसकैलकुलेशंस टाइप लग रहा है। कह रहा है कि दिस में पार्टली, आंशिक रूप से क्या हो सकता है कि जो नेशनल स्टैटिस्टिकल जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसका एक रिवाइज डेटा आया हुआ है, एक नया मॉडिफाइड डेटा आया हुआ है। वो पहले क्या एक तरह से था, हमारे पास डेटा था कि 23.9% था, लेकिन अब GDP श्रिंक करके कितना हो गया, 24.4%। यानी एक तरह से सीधा सीधा मतलब निकल रहा है कि डेटा में हमें कहीं ना कहीं गड़बड़ी है। तो NSO जो पहले हमारा कैलकुलेटेड था 29.3 था, लेकिन इस NSO ने जो रिवाइज एक डेटा दिया, तो उसमें पता चला कि GDP कहाँ तक सिकुड़ मतलब श्रिंकिंग हो गया है, श्रिंकेज हो गया, उसमें कमी कितना आ गई है, 24.4%। करेक्ट कि द लेटेस्ट नंबर ऑल्सो मे बी टेकन एज द इंडिकेटर एज बेस। यानी ये जो अभी हाल फिलहाल का जो एकदम ताज़ा जो नंबर है, ये सारी जो चीज़ें हम लोग देख रहे हैं, उसको किस रूप में देखा जा सकता है, इंडिकेटर के रूप में। सबसे बेहतरीन अच्छा तरीके से इसको एक सूचक के तौर पे देखा जा सकता है। विथ द NSO स्ट्रेसिंग दैट, स्ट्रेस यहाँ पर सेंस क्या रहा है, यह जोर देते हुए डैट एस्टिमेट्स आर लाइकली टू अंडरगो शार्प रिवीजन। अब इन सारी जो हम आंकड़ा देख रहे हैं, नंबर्स देख रहे हैं, इसको एक सूचक के रूप में लिया जा सकता है विद NSO। अब ये NSO क्या बोल रहा है कि NSO इस बात पे स्ट्रेस जोर दे करके ये बोल रहा है कि जितने सारे डेटा हैं, उसको क्या है, एक शार्प रिवीजन की ज़रूरत है, उसमें मॉडिफाई करने की ज़रूरत है, उसको अच्छे से अवलोकन करने की ज़रूरत है। एज द पेंडेमिक अफेक्टेड डेटा कलेक्शन, जैसा कि पेंडेमिक के टाइम में जो डाटा का, रियल डेटा का जो कलेक्शन था, जो एक फैक्चुअल डेटा था, उसमें बहुत सारा इफेक्ट हुआ, वो सही तरीके से मिल नहीं पाया, डेटा में बहुत सारी गड़बड़ी है। NSO ने इस बात पे जोर देते हुए कहा कि हम लोगों को क्या ज़रूरत है, डेटा को रिवाइज करने की ज़रूरत है। लाइक द ग्रोथ रेट फॉर 2019 and 20 was revised from the 4.2% to 4% in January. The real GDP growth for the third quarter of the last fixer has been scaled down to 3.3% from 4.1%. यानी कि like the growth rate for
2019-20 वाज रिवाइज फ्रॉम तो जनवरी में क्या देखा गया था, जनवरी में एक देखा गया था कि ये क्या 4.2% देखा गया था, लेकिन उससे कॉन्ट्रैक्ट जब नया रिवीजन डेटा आया तो उसमें कितना देखने को मिला, 4%। रियल जीडीपी जो ग्रोथ था थर्ड क्वार्टर के लिए वो भी क्या हो गया, पहले 4.1 दिखाया गया था, लेकिन अब ये क्या हो गया, डाउन हो घट करके कितना आ गया, 3.3%। ये सीधी सीधी बात है कि डेटा में कहीं ना कहीं हमारे इफेक्ट आया हुआ है पैंडेमिक को लेकर के, सही डेटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। द बेस इफेक्ट का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ को हम लोग हर महीने क्या होता है, महंगाई का रेट निकलता है। कोई महीना होता है कि एक कांस्टेंट रेट से चल रहा है, किसी महीने में बहुत ज़्यादा महंगाई बढ़ गया, किसी में कम हुआ, किसी में ज़्यादा हुआ। तो इसी को लेकर के हम लोग बेस इफेक्ट देखते हैं। मे विल हैव हेल्प नज इंडियाज ग्रोथ इनटू पॉजिटिव टेरिटरी। ये जो बेस इफेक्ट है, हो सकता है कि नज कहने का मतलब सपोर्ट करना। बेसिकली नज का मतलब आप किसी को केहनी से मारते हो उसको बोलते हैं नज। तो यहाँ पे एक तरह से सपोर्ट पुश करने के सेंस में आ रहा है। तो बेस इफेक्ट है, हो सकता है कि इंडिया के ग्रोथ में थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस दिया हो, पॉजिटिव हेल्प किया हो, एक सपोर्ट किया हो, बट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट साइकोलॉजिकल बैरियर टू क्रॉस। लेकिन अभी भी क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है कि एक तरह से जो साइकोलॉजिकल बैरियर है, जो एक मानसिक बाधा है, उसको क्रॉस करने का मतलब कहने का सेंस ये है कि हम लोग अभी सारे डेटा देख रहे हैं कि हम लोग बेस इफेक्ट को लेकर के हम ये नहीं बता सकते हैं कि हमारे इंडियन इकोनॉमी में बहुत ज़्यादा सुधार आ गया है, कि थोड़ा सा एक डेटा ले लिए और उसको देख करके हम ये बोल रहे हैं कि नहीं सुधार आ गया है। तो हमारे जो साइकोलॉजिकल थॉट्स हैं, एक साइकोलॉजिकल बैरियर है, इसको अभी पार करना बाकी है। अभी बहुत सारी चीज़ें इंडियन इकोनॉमी को सुधार करने के लिए बाकी है। कह रहा है कि ग्रोथ नंबर्स अलोन में स्टिल नॉट बी कैप्चरिंग द टमल्ट फेस्ड बाई स्वेथ्स ऑफ इनफॉर्मल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज। यानी कि जो ग्रोथ नंबर अभी जो हम लोग सारे जो डेटा नंबर्स फिगर देख रहे हैं, अलोन मतलब अकेले, में स्टिल नॉट बी कैप्चरिंग। कैप्चरिंग करने का मतलब किसी चीज़ को कैप्चर करना, पकड़ना। द टमल्ट कहने का मतलब उथल पुथल, किसी चीज़ में बहुत सारा उथल पुथल आ जाता है। फेस्ड बाई स्वेथ कहने का मतलब अ लार्ज पार्ट ऑफ समथिंग ऑफ इनफॉर्मल एंड माइक्रो इंटरप्राइजेज। इनफॉर्मल सेक्टर कहने का मतलब क्या, फॉर्मल सेक्टर में क्या होगा, जैसे बैंकिंग हो गया, कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का जो भी एक सेक्टर होगा उसको इनफॉर्मल बोलते हैं। इनफॉर्मल में क्या होगा, जैसे जो ठेला लगाते हैं, जो सड़क पर रेडी वगैरह लगाते हैं, तो उस सबको इनफॉर्मल बोला जाता है। चाहे जो माइक्रो इंटरप्राइज है, जो छोटे छोटे स्तर के लेकर के जो उद्योग वगैरह हैं, उसको बोला जाता है। तो उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा, श्वेत कहने का मतलब बहुत बड़ा हिस्सा, तो इनफॉर्मल सेक्टर और माइक्रो इंटरप्राइजेस का जो एक बहुत बड़ा हिस्सा, उसमें जो एक उथल फुथल आया, एक उथल फुथल बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस फेस किया। तो ये जो नंबर है, केवल ये जो इतने सारे उथल फुथल, इतने सारे जो एक तरह से डिस्टर्बेंस आया, ये अकेले ये जो नंबर दिखा रहे हैं, ये पूरी तरह से इस पूरी बात को कैप्चर नहीं कर सकता। मतलब हमारे पास अभी बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। फिर से इसको दूसरे वर्ड्स में ये समझते हैं कि जो हमारे पास इनफॉर्मल सेक्टर चाहे माइक्रो इंटरप्राइजेज सेक्टर के बहुत बड़े जो हिस्से हैं, उसमें जो हमारा डिस्टर्बेंस क्रिएट है, ये जो अभी हम लोग नंबर पढ़े, इस खाली नंबर से हम लोग पूरी तरह से आंकड़ा नहीं निकाल सकते, पूरी तरह से कभी कैप्चर नहीं कर सकते। नॉर न ही डू दे रिफ्लेक्ट रिकवरी इन द जॉब मार्केट। और ये भी हमारे पास कोई प्रदर्शित नहीं कर रहा है कि हमारे जो जॉब मार्केट में कितना रिकवरी आया, ये भी इसकी बात की भी पूरी तरह से क्लैरिटी नहीं है। द कंटिन्यूइंग स्ट्रेस इन एम्प्लॉयमेंट। कंटिन्यूइंग करने का मतलब जो जारी है, स्ट्रेस मतलब एक तनाव, दबाव, इन एम्प्लॉयमेंट जो रोजगार के क्षेत्र में, रोजगार के दृष्टि से जो एक बहुत ज़रा एक तनाव, कंटिन्यूस स्ट्रेस जारी है। एंड कॉन्टैक्ट इंटेंसिव सर्विसेज सेक्टर इज एवरी। कॉन्टैक्ट इंटेंसिव मतलब क्या, बहुत ही ज़्यादा एक, तो कॉन्टैक्ट इंटेंसिव कहने का मतलब एक ऐसा सेक्टर जहाँ पे लोगों से कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत हो, लाइक ट्रांसपोर्ट सेक्टर, टूरिज्म सेक्टर, एविएशन सेक्टर, जहाँ पे लोगों से कॉन्टैक्ट। अब ट्रांसपोर्ट सेक्टर में लोग नहीं जाएंगे तो बस चलेगा नहीं। तो इस तरह की जो सेक्टर है जहाँ पे लोगों का एक दूसरे से कनेक्ट होना ज़रूरी है, तो वो सेक्टर क्या है, बहुत ज़्यादा ही वरी में, बहुत ज़्यादा चिंता में। लॉकडाउन में तो सारी ट्रांसपोर्टेशन, एविएशन, जितने भी टूरिज्म सेक्टर सब बंद हो गए थे, तो वहीं ज़्यादा सबसे इफेक्टिव है, वहीं ज़्यादा चिंता की बात है वहीं सेक्टर में। एंड द गवर्नमेंट मस्ट कंसिडर सपोर्ट मेजर। और सरकार को क्या करना चाहिए, इन सारी चीज़ों को सपोर्ट देने के लिए, सपोर्ट कुछ प्रोवाइड करने के लिए इस पर ज़रूर से ज़रूर विचार करना चाहिए। द सेकेंड वेव ऑफ इन्फेक्शन इन इंडस्ट्रियल हॉट स्पॉट इन कहने का मतलब जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें होती, बहुत सारी एक्टिविटी रन करती हैं। तो
द सेकेंड वेव इन्फेक्शन, ये बताया जा रहा है कि कोविड का सेकेंड वेव आ सकता है इन इंडस्ट्रियल हॉटस्पॉट सच एज महाराष्ट्र में, जैसा भी देखने को हाल ही फिलहाल में देखा गया कि फिर से वहाँ पे न्यू केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। एंड द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन राइजिंग इन द पोल बॉन्ड स्टेट्स, और ये भी देखा जा रहा है कि जहाँ पे चुनाव होने वाले, पोल बॉन्ड कहने का मतलब जहाँ पे सब कुछ चुनाव को लेकर सब कुछ डेट्स वगैरह सब कुछ फिक्स हो गया, जहाँ पर चुनाव होना है, तो उस राज्य में भी देखा जा रहा है कि इन्फेक्शन का जो बढ़ने का जो रिस्क है काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, तो डू नॉट बी बोर्डवेल। बोर्डवेल कहने का मतलब होता है संकेत देना, मतलब अच्छा संकेत नहीं दे रहा है इधर फॉर सर्विस, सेवा क्षेत्र के लिए, और फ्रेजाइल रिकवरी इन मैन्युफैक्चरिंग। फ्रेजाइल मतलब क्या, कमज़ोर, जो बहुत ही जल्दी टूट जाए। तो रिकवरी तो हुआ लेकिन क्या बहुत ही कम हुआ, बहुत ही कमज़ोर हुआ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो उसके लिए भी अच्छा नहीं। फिर से इसको रिपीट कर लेते हैं। जो एम्प्लॉयमेंट को लेकर के लगातार क्या स्ट्रेस बना हुआ है। ठीक है, और ख़ास करके चिंता का सबसे बड़ा बात उस सर्विस के लिए है, उस सेवा के लिए जिसमें लोगों का कांटेक्ट होता है, लाइक टूरिज्म सेक्टर हो गया, एविएशन सेक्टर हो गया, उसमें बहुत सारा कमी आई हुई है। तो गवर्नमेंट को इस बात पर ज़रूर से विचार करना चाहिए। सेकेंड वेव जो जहाँ पे इंडस्ट्रियल हॉटस्पॉट है, जहाँ पे जो उद्योग वगैरह हैं, तो वहाँ पे बहुत सारी जो एक्टिविटी होती है, लोगों का आवाजाही होता है, तो सच की महाराष्ट्र में तो सेकेंड वेव इन्फेक्शन होने का यहाँ पे ज़्यादा डर है। और जहाँ पे अभी चुनाव होने वाले हैं, केरला, तमिलनाडु, ये सब आसाम और वेस्ट बंगाल में, ये सब इन सब राज्यों में भी क्या है, इन्फेक्शन के जो बढ़ने के जो चांसेज हैं बहुत ज़्यादा है, जो कि ये क्या है, सेवा क्षेत्र और ख़ास करके जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो भी एक थोड़ा बहुत एक रिकवरी हुआ है, वो भी एक अच्छा संकेत नहीं देता है। स्मूथ एंड एक्सपेडियस कहने का मतलब शीघ्रता से, थोड़ा जल्दी करना। रोल आउट ऑफ वैक्सीन, रोल आउट कहने का मतलब लॉन्च करना, सबके सामने लाना, रोल आउट लॉन्च करना। तो अब इसका क्या एक कंक्लूजन दे रहा है कि एक स्मूथ मतलब बहुत ही आसान तरीके से, बहुत ही एक बिना कोई दिक्कत के स्मूथ एंड एक्सपेडिशियस रोल आउट ऑफ वैक्सीन, जो भी हमारे पास वैक्सीनेशन का प्रोग्राम चल रहा है उसमें स्मूथनेस लाना चाहिए, उसमें बहुत जल्दी शीघ्रता लाना चाहिए, जिसकी वजह से रोल आउट लॉन्च हो सके, सबके पास पहुंच सके, विथ द प्राइवेट सेक्टर ड्राफ्टेड टू अचीव द स्केल। अब ये हमारा जो स्केल है, एक तरह से पैमाना है कि हमको इतने सारे लोगों को वैक्सीन दे देना है, तो उसको अचीव करने के लिए ये बोला जा रहा है कि इसमें प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल करना चाहिए, जिसकी वजह से और ज़्यादा हेल्प मिल सके। इज एन इम्परेटिव मतलब तो वेरी इंपॉर्टेंट, जो अर्जेंट हो। इम्परेटिव टू हेल्प इंडिया, ये क्या होगा, इंडिया को हेल्प करने के लिए बहुत अर्जेंट होगा। नेविगेट मतलब किसी को रास्ता दिखाना, नेविगेशन करना। द पम्प्स अहेड मोर डेप्थली, बम्स कहने का मतलब क्या, एक तरह से उभार बोल सकते हैं, एक पहाड़ टाइप जहाँ पे बड़ा हिस्सा हो, जो कि सीधा सीधा मतलब लिटरल मीनिंग तो एक उभार बोल सकते हैं, यहाँ पे फिगरेटिव मीनिंग देखा जाए तो कहने का मतलब एक तरह से बाधा। अहेड मतलब आगे, मोर डेफ्टली मतलब कहने का मतलब, अब इन सारी चीज़ों तो हम लोग पढ़ लिए, ये बोला कि अब इसको ठीक करने की क्या ज़रूरत है, एक बहुत ही स्मूथ तरीका लाए और बहुत ही शीघ्र कोई तरीका लाए, जिसकी वजह से वैक्सीन में रोल आउट में मदद मिल सके, वैक्सीन का जो लॉन्चिंग हो रहा है, लोगों तक पहुंच रहा है, वो जल्दी से जल्दी प्रोवाइड हो सके। और इस जो एक स्केल है, इसको पाने के लिए एक प्राइवेट सेक्टर को भी शामिल किया जाए, जिसकी वजह से काफ़ी हेल्प मिले। और इससे क्या होगा, ये क्या करेगा, इम्परेटिव टू हेल्प इंडिया नेविगेट द बॉम्ब अहेड मोर डीपली, और इससे ये होगा कि हमारे इंडिया को हेल्प करने के लिए इसके रास्ते में जो भी बम से एक तरह से बाधा आ रहे हैं, ठीक है ना, उसको बड़े ही कुशलतापूर्वक से ये इसको हेल्प कर सके और सारी चीज़ें फिर से नॉर्मल सिचुएशंस में आ सकें। That's all for today. Thanks for watching this video.